नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज के वीडियो पहली बार ऐसा हो रहा है कि ड्रीम टेक एजुकेशन पर किसी 8 क्लास के लिए वीडियो शूट हो रहा है। और चूंकि ऐसा इसलिए हो रहा है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है बिहार में, तो खास करके जो हम जिस स्कूल में हैं वहाँ के 8 क्लास के बच्चे का कुछ रिक्वेस्ट था, पर्सनल रिक्वेस्ट कि सर आप हमारे लिए भी वीडियो डालिए। तो आज से हम 8 क्लास के बारे में भी वीडियो डालेंगे। तो अगर आप 8 क्लास के हैं तो जरूर इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दें, खास करके वो बच्चे जो सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी के हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है लाइट के बारे में। देखो, लाइट के बारे में सबसे पहले क्या चीज जाननी है। लाइट जो है वो एक ऐसा चीज है जिससे हम प्रत्येक चीज को देख पाते हैं, समझ गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही है कि व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। कोई भी चीज को हम देखते कैसे हैं सर? देखिए, किसी चीज को देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत होती है ना। किसी भी चीज को देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत होती है, और लाइट को प्रोड्यूस करने के आधार पर हम ऑब्जेक्ट को 2 भागों में बांटते हैं। पहले को कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, है ना। पहले को कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरे को कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आप लोग क्लास 7 में पढ़े होंगे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट को कहता है जो इमिट करता हो लाइट, यानी जो लाइट प्रोड्यूस करता हो। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक, तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले किसको कहते हैं सर? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है ना। पहला होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब देखो, इस ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस के आधार पर अगर हम समझे चीजों को तो क्या समझ में आता है कि अब देखिए यहां पे कुछ आपके पास लिस्ट है ना। इस लिस्ट में बताना है सर कि कौन ल्यूमिनस है कौन नॉन ल्यूमिनस है। ये देखिए सन है। सन क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो इसको लिखेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये देखो फायर है, आग लगा हुआ है, तो ये भी क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ये है पेंसिल, लाइट इमिट कर सकता है? नहीं सर, तो ये हो गया नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, है ना। ये देखो फ्लावर है, ये प्रोड्यूस कर सकता है? तो नहीं सर, तो ये हो गया नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये देखो टॉर्च है, ये प्रोड्यूस कर सकता है लाइट को, तो इसको कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये सीजर है, ये प्रोड्यूस कर सकता है लाइट? नहीं, तो इसको कहेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब यहां से हमें ये समझ में आया सर कि जो लाइट को प्रोड्यूस कर सके, है ना, प्रोड्यूस लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, है ना। और जो प्रोड्यूस नहीं करता हो लाइट उसको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? चलिए, अब क्वेश्चन है कि हम लोग किसी चीज को देखते कैसे हैं, है ना। क्वेश्चन तो जस का तस है सर। तो देखो होता क्या है, मान लेते हैं ये कोई एक ऑब्जेक्ट है ना। ये मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। और ये है आपका सन, ये है सन। अल्टीमेटली जो सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या है? सन है। अब देखो होता क्या है कि ये लाइट जो है, सन का लाइट इस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, और जब इस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा सन का लाइट तो 2 चीजें हैं, या तो वो रिफ्लेक्ट कर दे सन के लाइट को, या रिफ्लेक्ट नहीं करे। रिफ्लेक्ट नहीं करे तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिफ्लेक्ट करेगा, और जब ये रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों पे आएगी सर, है ना, ये देखो हमारे आंखों पे आ रही है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, है ना। ये देखो मेरे आंखों पे आ रही है तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। बस यही सिम्टम है। इसी सिस्टम के तहत हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी चीज को देखते हैं। देखिए ये सन है, सन का लाइट इस वेजिटेबल पर पड़ा या फ्रूट के बकेट पर पड़ा, बास्केट ऑफ फ्रूट, जिसको कि हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर के, है ना, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के ह्यूमन आईज पर गया, तो ह्यूमन आई जो है वो क्या है? ऑब्जर्वर का पार्ट करेगा, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जर्वर कहेंगे। तो देखो ये क्या है? ये है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट,
ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलता है, फल के टोकरी पे पड़ता है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों पे जाता है सर, है ना, हमारे आंखों पे जाता है, हमारा आंख इसको देखता है और फिर हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है इस चीजों को। ठीक, हमारा ब्रेन क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है, तो हम लोग किसी भी चीज को देख पाते हैं। मोटा माटी यही सिम्टम है किसी भी चीज को देखने के लिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है कि ये जो लाइट है सर, वो जाते कैसे एक जगह से दूसरी जगह है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है कि लाइट में अगर सिंगल रे को रिप्रेजेंटेट करना है तो एक तीर से रिप्रेजेंटेट करेंगे। ये हो गया सिंगल रे के बारे में, है ना। लाइट के एक पार्ट को हम लोग रे कहते हैं। ठीक, और रे कभी भी अकेले नहीं चलता, इसलिए इसको हमेशा किस में दिखाएंगे, ग्रुप में दिखाएंगे। और जब ग्रुप में दिखाते हैं इसको कहते हैं बीम, है ना, इसको क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। आगे बात समझ में। अब देखो इस बीम ऑफ लाइट के आधार पे बीम तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसमें क्या होगा, सभी लाइट एक दूसरे के पैरेलल होंगे सर, सभी लाइट एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। देखो सब एक दूसरे का पैरेलल है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट की, है ना। यहाँ पे सब पैरेलल दिखा। कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, जितने भी रे है वो सब एक पॉइंट पर आकर के मिलता जाएगा, है ना। इस तरीके से सब एक पॉइंट पर आकर के मिल जाएंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और एक होता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। देखो ये पार्ट है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहां से ये लाइट बार बार आपको दूर निकलता दिखेगा इस तरीके से, है ना, जैसे टॉर्च की लाइट होती है। तो ये क्या हो गया, ये डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट है। ठीक, ये एक पॉइंट से निकल रहा है और फैल रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो क्या पता चला, सिंगल रे के पाथ को अगर दिखाना हो, सिंगल लाइट के पाथ को दिखाना हो, तो हम लोग रे का यूज करते हैं। रे को हम लोग ऐसे बनाते हैं, और जब ये कलेक्शन ऑफ रे हो तो उसको हम लोग कहते हैं बीम। कलेक्शन ऑफ रे को क्या कहते हैं, बीम। और ये जो बीम है सर, उसको हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट और डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कोई दिक्कत? चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने क्या बताया था कि जो सरफेस होता है, जो सरफेस है, ये दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है रेगुलर सरफेस और एक होता है इरेगुलर सरफेस, है ना। एक होता है रेगुलर सरफेस और एक होता है इरेगुलर सरफेस। रेगुलर सरफेस उसको कहते हैं, जो स्मूथ सरफेस होता है उसको कहते हैं रेगुलर सरफेस, और जो रफ सरफेस होगा उसको कहेंगे इरेगुलर सरफेस। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट तुमको समझना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं मिरर। देखिए होता क्या है, सबसे पहले ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिए, इसके एक साइड को पेंट कर दीजिए, और जब पेंट करते हैं तो वहां पे इस तरीके का सिंबल का यूज करते हैं हम लोग, है ना, यानी कि ये पॉलिश्ड सरफेस है। और जब ये पॉलिश सरफेस हो जाता है सर, तो ये मिरर के जैसा यूज करेगा, है ना, ये मिरर के जैसा बिहेव करेगा। अब ये जो मिरर है वो किसका एग्जांपल है, तो रेगुलर सरफेस का। और रेगुलर सरफेस जो है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन करेगा, इरेगुलर सरफेस इरेगुलर रिफ्लेक्शन करेगा। ठीक, रेगुलर सरफेस रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर सरफेस इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यहां पे जो हमें पढ़ना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पे एक चीज कंपलसरी है कि कैसा रिफ्लेक्शन होगा सर, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक, और यहां पे किसका यूज करेंगे हम लोग, मिरर का। ठीक, चलिए अब देखिए इसको समझते हैं। देखिए ये आपका, ये जो है वो आपका मिरर है, मिरर है। जो आने वाली रे होती है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इसको आई से रिप्रेजेंटेट करेंगे। जो जाने वाली रे होगा उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, उसको हम लोग आर से रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो आने वाली रे को इंसिडेंट और जाने वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ठीक, इसको दोनों को बांटने के लिए बीच में हम एक नॉर्मल का यूज करते हैं।
है ना, बीच में क्या करते हैं, एक नॉर्मल का यूज करते हैं। और ये जो नॉर्मल है सर, है ना, वो कैसा है, ये जो नॉर्मल है इसको हम लोग डॉटेड लाइन से यूज करते हैं हमेशा। ठीक, तो ये देखिए डॉटेड लाइन ले लिए। अब इस सब का नाम लिख दीजिए। मान लीजिए कि ये ए है, ये ओ है, ये बी है और ये एन है। अब इसमें देखो दिया क्या क्या गया है। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा, है ना। क्या लिखे थे, ये ए है, ये ओ है, ये एन है और ये बी है। अब देखिए इस तरीके के जो सिंबल बने हुए हैं, तो क्या बता रहा है सर, इंसिडेंट रे आ रहा है। इंसिडेंट रे वैसे रे को कहते हैं जो सरफेस की तरफ आता हो। रिफ्लेक्टेड रे उसको कहते हैं जो सरफेस से दूर जाता हो। इस दोनों को डिवाइड करने के लिए एक नॉर्मल खींचते हैं जिसको हम लोग एन नाम दिए हैं। अब देखिए यहां पे है क्या, यहां पे एओ जो है वो है इंसिडेंट रे। एओ क्या है, इंसिडेंट रे। ओबी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ओबी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, एनओ क्या है सर, एनओ को कहते हैं नॉर्मल। एनओ को क्या कहते हैं, नॉर्मल। और इसको हम लोग मान लेते हैं एम और इसको मान लेते हैं एम डैश। तो क्या हो गया, एम ओ एम डैश जो है वो क्या है, मिरर है। ठीक, एम ओ एम डैश क्या है, मिरर है। तो ये इतना चीजें कंसेप्ट क्लियर हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। एंगल एम ओ ए को कहते हैं ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंट। ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक, एंगल ए ओ एन को कहते हैं इंसिडेंट एंगल। इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल। इसको एंगल आई से रिप्रेजेंटेड किया जाता है। ठीक, अगला देखिए, एंगल एन ओ बी को कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको एंगल आर से रिप्रेजेंटेड करते हैं। और एक क्या बचा हमारा, तो एंगल बी ओ एम डैश। एंगल बी ओ एम डैश को क्या कहते हैं, ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए अब इसको करके देखते हैं। इस एंगल को हम लोग कहते हैं ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंट। इस एंगल को कहते हैं इंसिडेंट एंगल, जो देखो यहां आई से रिप्रेजेंटेड है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, ये देखो आर से रिप्रेजेंटेड है। और इस एंगल का नाम देते हैं ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत, चलिए ये हमें बेसिक चीज बताया इसके बारे में। ठीक, आप अगर इसको अच्छे से जानना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसको मिटाते हैं। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। चलो अब क्या देखते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो लॉ है। पहला है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। हमेशा क्या होगा सर, ये जो एंगल आई है ना, ये जो एंगल आई है वो क्या होगा, एंगल आर के इक्वल होगा। ठीक, ये जो एंगल आई है वो हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग कि एंगल ए ओ एन इज इक्वल टू एंगल एन ओ बी। और दूसरा जो रिफ्लेक्शन का लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दूसरा जो है वो क्या कहता है कि इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे जो है, मतलब ओ ए, ओ बी और एन ओ, ये तीनों रे, चाहे वो इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो या नॉर्मल हो, ये तीनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं जिसको कहते हैं ओ।
है ना। तो यहां से हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर। देखिए ये आपका एक प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर। अब देखो हुआ क्या, ये जो हम लोग मिरर पढ़े थे सर, इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, है ना। इस मिरर को 3 भाग में बांटते हैं। पहले को कहते हैं प्लेन मिरर, दूसरे को कहते हैं कॉन्वेक्स, और तीसरे को कहते हैं कॉनकेव। 3 तरीके के मिरर होते हैं, प्लेन, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। 3 मिरर होता है। यहां पे हम किसका पढ़ रहे हैं सर, तो प्लेन मिरर का। तो प्लेन मिरर में सबसे पहले ये क्या है, ये आपका है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, और ये इसका ब्लैक इमेज है। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग HO से मानते हैं और इमेज की हाइट को HI से मानते हैं। ठीक, चलिए अब देखो, अगर हम लोग इसकी दूरी और इसकी दूरी को मान ले, है ना, तो इसको हम लोग मान सकते हैं D1 और इसको मान लेते हैं D2। ठीक, अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका पहला रे यहां जाता है सर और ये रिफ्लेक्ट कर जाता है, इसका दूसरा रे यहां जाता है और रिफ्लेक्ट कर जाता है, इसके पैरेलल ही यहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इस इमेज का कुछ कैरेक्टर है ना, इसके क्या है, कुछ कैरेक्टर्स है। सबसे पहला क्या है कि HO इज इक्वल टू HI होगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का हाइट है उतना ही बड़ा इमेज का हाइट होगा। उसके बाद D1 इज इक्वल टू D2। मिरर से जितना आगे ऑब्जेक्ट रखिएगा, मिरर से उतना ही पीछे ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक, तो 2 तरीके के तो हो गए, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करना है, ठीक, तो सबसे पहले क्या आया कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। दूसरा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तीसरा क्या होगा, लेटरल इनवर्स होगा। लेटरल इनवर्स होगा सर। लेटरल इनवर्स का मतलब क्या है कि अगर मिरर के सामने आप ऐसे ए लिखिएगा तो मिरर के बाद ऐसे ए लिखेगा, यहां ऐसे बी लिखोगे तो यहां पे ऐसे बी लिखा रहेगा, यहां पे ऐसे सी लिखोगे यहां पे ऐसे सी लिखा रहेगा। इसका मतलब होता है सर कि लेफ्ट जो है वो राइट में कन्वर्ट हो जाता है और राइट जो है वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो यही सब कैरेक्टर है जो फॉर्मेशन ऑफ मिरर होता है। ठीक, अब एक चीज और है कि अगर ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ V1 स्पीड से आप दौड़वाइए, इसको कहिए कि सर आप V1 स्पीड से मिरर की तरफ दौड़ो, तो ये जो इमेज होगा सर वो 2V से आपके तरफ आएगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट मिरर के तरफ 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रहा है तो इमेज मिरर की तरफ 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आएगा। ठीक, इसी को कहते हैं V1 और 2V2 के स्पीड में आना। ठीक, तो ये सब कुछ कैरेक्टर्स हो गए मिरर के। ठीक, अब हम लोग किसी भी मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है या लेंस के द्वारा जो इमेज बनता है सर, इसको बेसिकली हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले को कहते हैं रियल इमेज और दूसरे को हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज, है ना। दूसरे को क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। देखिए वैसा इमेज जिसको आप फोटो फिल्म, है ना, फोटो फिल्म पर निकलवा सकते हैं, उसको कहते हैं रियल इमेज। जैसे आप लोग एग्जाम के लिए या कभी फोटो खिंचवाते हैं ना, तो फोटो खिंचवाने के बाद जो आपको कार्ड मिलता है फोटो वाला, वो इतना बड़ा होता है ना एक कार्ड, तो वो जो कार्ड मिलता है वो रियल इमेज का एग्जाम्पल है। जबकि बहुत सारे ऐसे इमेज है सर जिसका कि हम लोग कार्ड नहीं निकलवा सकते, है ना। जैसे जो आप मिरर में अपना चेहरा देखते हैं, है ना, या
कोई आदमी जब आपको देखता है तो जो रेटिना पर लोगों का चेहरा बनता है ना, उसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज, है ना। तो ये हो गया हमारा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की बात। अब देखो, अगर हम लोग रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की बात करें तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि सर ये जो रियल इमेज है ये बनता कैसे है। देखिए, ये मिरर है ना, ये मिरर है। मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखे हैं आप, ठीक। इसका एक इमेज मिरर के अंदर बन रहा है। तो इस तरीके के जो इमेजेस होते हैं सब वो वर्चुअल इमेज होता है ना। मिरर में जो आप अपना चेहरा देखते हैं, तो जो आपका चेहरा का इमेज बनता है, आपके बॉडी का जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज होता है। लेकिन अगर कोई आदमी आपका कैमरा से फोटो खींचे, है ना, कैमरा से फोटो खींचे, या मोबाइल फोन तो सभी के पास है, तो मोबाइल फोन से जो फोटो खींचा जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, रियल इमेज, है ना। उसको क्या कहते हैं, रियल इमेज। रियल इमेज में कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बनते हैं, है ना। कॉनकेव मिरर में रियल इमेज देखने को मिलते हैं, ठीक। तो वैसा मिरर, वैसा इमेज जिसको कि हम लोग फोटो फिल्म प्लेट पर, है ना, जिसका हम लोग फोटो निकलवा सकते हैं वो रियल इमेज है। और जिसका फोटो नहीं निकलवा सकते हैं सर, है ना, जिसका फोटो नहीं निकलवा सकते हैं वो क्या है, वर्चुअल इमेज है। कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग किसका, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए, हमने पिछले क्लास के वीडियो में बताया था कि सबसे पहले रिफ्लेक्शन के लिए दो चीज का इंपोर्टेंस है सर, है ना। दो चीज बहुत ही इंपोर्टेंस भरा है। पहला क्या है, आपका सरफेस, और दूसरा क्या बताए थे, इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट रे। अब देखो क्या है कि सरफेस और इंसिडेंट ऑफ रे ये कैसे मेंटेन करता है। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है तो उसके लिए ऐसा सरफेस होगा, एकदम रेगुलर सरफेस, ठीक। तो यहां पे क्या होगा कि जो इंसिडेंट एंगल होगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा हमेशा। इंसिडेंट एंगल जो होगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को ऐसे आ रहा हो इंसिडेंट, और यहां से ऐसे करके जा रहा हो, ठीक। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर अपना सरफेस जो है वो इस तरीके का कर्व हो, इसको कहते हैं इरेगुलर सरफेस, इसको कहेंगे रेगुलर सरफेस, और इसको कहते हैं इरेगुलर सरफेस, ठीक। ये है इरेगुलर सरफेस। तो इरेगुलर सरफेस पर क्या होगा कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर कभी नहीं होगा। इसमें आपको दिखेगा इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं हम लोग, जो पिछले वीडियो में देखे थे। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमेशा आपको एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर दिखेगा। लेकिन जब हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर, है ना। ये किसी भी तरीके से ऐसे लाइट आया और हो सकता है कि ऐसे चला गया, ठीक। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर सरफेस पर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस तरीके के रिफ्लेक्शन को रेगुलर कहेंगे। और जब इरेगुलर सरफेस लेते हैं सर तो वहां पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है ना। अब देखिए, इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो यहां पे क्या है, इस इमेज में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि सरफेस जो है सर वो पूरी तरीके से रेगुलर है। और रेगुलर सरफेस के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि यहां पे हमेशा आपको एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर दिखेगा। मतलब ये आपका क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है। ये क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है। और ये क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। ये क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, ठीक। रेगुलर रिफ्लेक्शन को स्पेक्चुअल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक। अब देखिए, इसमें ऐसे लाइट आ रहा है, आराम से ऐसे जा रहा है, ऐसे लाइट आ रहा है, आराम से ऐसे जा रहा है।
तो जिस तरीके का बैंड आप यहाँ पे डाल रहे हैं उसी तरीके का बैंड आपको दिख रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, आ रहा है ऐसे, जा रहा है ऐसे, आ रहा है मतलब आ रहा है ऐसे, जा रहा है ऐसे। तो इसी को हम लोग रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शंस में पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद आगे वाले टॉपिक को, क्या रिफ्लेक्टेड लाइट को फिर से रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें कुछ चीज देखने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे आपको एक से ज्यादा मिरर लगाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये देखो मिरर को हम लोग जोड़ दिए, है ना, ये अलग अलग मिरर को हम लोग जोड़ दिए हैं। ये आपका मिरर नंबर 1 है, ये मिरर नंबर 2 है, ठीक। अब हमको पढ़ना क्या है सर, हमें पढ़ना है कि क्या रिफ्लेक्टेड लाइट जो एक बार रिफ्लेक्टेड हो चुका है क्या वो दोबारा रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस पर, मिरर नंबर 2 पर। तो इस पर एक नॉर्मल खींचेंगे, इंसिडेंट रे लेंगे, और आप लोग जानते हैं कि इंसिडेंट इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड, तो ये यहां जाके स्ट्राइक करेगा। और यहां पे फिर एक नॉर्मल खींचेंगे हम लोग। तो मिरर 1 के लिए, मिरर 2 का जो रिफ्लेक्टेड रे है वो मिरर 1 का क्या है, इंसिडेंट है। तो यहां पे फिर से देखो रिफ्लेक्टेड आपको दिखेगा इस तरीके से, फिर ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। मतलब हमको पता चल रहा है सर कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर बहुत सारे मिरर को लगा दिया जाए, है ना, 2 3 4 मिरर को अगर लगा करके हम अपनी स्टडी को पूरा करते हैं, तो देखते क्या है कि रिफ्लेक्टेड रे जो है ना, जो रिफ्लेक्टेड रे है सर, वो अगेन रिफ्लेक्टेड आसानी से हो रहा है, ठीक। इसी को हम लोग पढ़ते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन के नाम से। इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक। अब देखो यहां पे कभी कभी क्या पूछा जाता है, नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज। मान लो कि यहां पे हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है ना, तो एक ऑब्जेक्ट रखा और 2 मिरर लगाए हैं हम लोग, तो ऐसे स्थिति में कितना इमेज इसका बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा, ठीक। ठीक, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये मेरा इमेज है सर, ये एक मिरर पर स्टैंड बाय पोजीशन पर है, तो इसके कितने इमेज बनेंगे। तो इसके लिए आपको एक चीज जानना होगा, ये दोनों एंगल जो मिल रहा है वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो दोनों मिरर को आप जोड़ रहे हैं तो वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मान लेते हैं कि ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। थीटा डिग्री सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए लिया गया है ना, रिप्रेजेंटेशन के लिए लिया गया है। तो मान लेते हैं कि पहला मिरर M2 और M1 के बीच में जो आपने इस दोनों को जोड़ा है, तो ये कौन सा एंगल है, थीटा एंगल है। तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल जो हो जाएगा 360 बाई थीटा माइनस 1, ठीक। इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे कि कितना इमेज इसका बनेगा। पहले तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन देख लिए, अब क्या देखेंगे कितने इमेज बनेंगे। तो इसका कौन सा फॉर्मूला है, 360 बाई थीटा माइनस 1, ठीक। तो सपोज कीजिए कि थीटा इज इक्वल टू आपको दे दिया 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 360 बाई 60 माइनस 1। तो देखो 6 टाइम्स में कटेगा, तो 6 में से गया, कितना इमेज बनेगा, तो 5 इमेज बनेंगे, ठीक, 5 इमेज बनेगा। अब इसके लिए सबसे आसान चीज है क्या, आप लोग इस इमेज को जरूर पहचानते होंगे। ये इमेज है जब भी आप बाल कटाने के लिए जाते हैं, है ना, जब भी आप बाल कटाने के लिए जाते हो सैलून में, तो वहां क्या देखते हो कि तुम्हारे आगे और पीछे दोनों साइड में शीशा लगा होता है। और ये जो शीशा है ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल अभी है। ये क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। चलिए अब आगे बात करते हैं किसका, कैलेडियोस्कोप का। अब देखो होता क्या है कि कैलेडियोस्कोप पढ़ने के पहले आपको करना क्या है कि 3 मिरर ले लेना, ठीक, 3 मिरर लेना, 3 प्लेन मिरर, ठीक, 3 प्लेन मिरर ले लेना और इसको इस तरीके से जोड़ना। ये देखो सामने से ऐसा दिखे, ठीक,
देखो ये पहला मिरर आपका हो गया, ये दूसरा मिरर हो गया सर, है ना। और ये देखो ये 1 नंबर का मिरर है, ये दूसरा का नंबर का मिरर है, और जो नीचे तीसरा नंबर का मिरर है। ये तीनों मिरर को आप बना लीजिए इस तरीके से, इसको ऐड कर दीजिए और इसके नेक्स्ट साइड में इधर एक होल छोड़ देना। अब इसको क्या करो, ऐसे करके एक बक्से में बंद कर देना, ठीक, ऐसा करके एक बक्से में इसको हम लोग बंद कर देंगे, ठीक। और जब ये बक्से में बंद करेंगे तो एक तरफ पूरा कंपैक्ट होगा, बस बीच में एक छोटा सा होल रखना है आपको, है ना, छोटा सा होल रखना है बीच में, ऐसे यहां पे एक छोटा सा होल रखिएगा और इधर भी इसको क्या करना है, कंपैक्ट करके एक छोटा बड़ा होल रखना है। अब जब इससे किसी भी चीज को देखोगे तो तुमको बड़ा गजब का अनुभव होगा, है ना, बड़ा गजब का चीज दिखता है। इसी को हम लोग कहते हैं कैलेडियोस्कोप, ठीक। किस चीज पर बेस्ड है सर, तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है, ठीक, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है। ये देखिए आपका इमेज है ना, 3 मिरर लिए हम लोग, देखो पहला मिरर ये है आपका, ठीक, दूसरा मिरर देखो ये दिख रहा है और तीसरा मिरर इसके नीचे लगा है। ये 3 मिरर को क्या किए हैं, कंपैक्ट कर दिए हैं और इस तरीके से छोटे छोटे चूड़ी के छोटे छोटे टुकड़े को लेते हैं और उसको यहां पर रख करके सामने से देखिए तो आपको बड़ा विचित्र जो है ना इमेज दिखेगा, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कैलेडियोस्कोप, ठीक। ये जो कैलेडियोस्कोप है ये किस चीज पर डिपेंड करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर। अब हमें इसके बाद क्या पढ़ना है जी, सनलाइट, व्हाइट और कलर। ये जो सनलाइट होते हैं सर, है ना, ये व्हाइट कलर का होता है कि कलर्ड होता है। तो इसके लिए देखो दो काम करना होगा। एक तो तुमको क्या करना होगा, एक लेना होगा प्रिज्म, ये इस तरीके का एक ग्लास का स्लैब होता है। यहां से जब व्हाइट लाइट डालोगे इस पर, है ना, जब व्हाइट लाइट डालिएगा तो ये क्या होगा, 7 कलर में डिवाइड होगा। इस तरीके से ये 7 कलर में डिवाइड होगा, जिसको पूरे को क्या कहते हैं हम लोग, विबग्योर। क्या कहते हैं, विबग्योर। मतलब ये बताता है कि सनलाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, है ना, सनलाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। अब आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये देखिए आपका, ये देखिए आपका ग्लास प्रिज्म है ना, ये ग्लास प्रिज्म है। इस पर आप व्हाइट लाइट डालें तो ये क्या होता है, विबग्योर में टूटता है। विबग्योर, बी से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर में टूटते हैं। जबकि दूसरा थ्योरी ये कहता है कि आपको इस तरीके का एक डिस्क लेना है, इसमें 7 कलर भरने हैं, है ना, ऐसा करके 7 कलर अलग अलग भरना है। एक में भी, एक में आई, एक में बी, जी, बाई, ओ, आ, और इसको गोल गोल घुमाइए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ देर के बाद आपको व्हाइट लगेगा देखने में, है ना, क्या लगेगा, व्हाइट लगेगा देखने में, एकदम इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से आप लोग क्या किए, कॉम्बिनेशन करवा लीजिए, है ना। और इस तरीके से जब कॉम्बिनेशन करवा लोगे तो ये जो लाइट जब ये घूमेगा तो ये कैसा कलर दिखेगा, व्हाइट कलर। तो आपको क्या पता चल गया सर कि अगर हम लोग प्रिज्म से होकर के सनलाइट को डालते हैं तो वो व्हाइट कलर, वो कलर दिखता है। जबकि इस डिस्क का नाम है न्यूटन डिस्क, है ना, न्यूटन डिस्क। जब इस न्यूटन डिस्क को किसी से डालते हैं तो वो कैसा दिखता है, हमारा व्हाइट कलर का दिखता है, ठीक। चलिए अब हम लोग बात, ह्यूमन आइज क्या है सर, तो मेनली हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ह्यूमन आइज है सर, है ना, इस ह्यूमन आइज को हम लोग किस चैप्टर में पढ़ते हैं, तो ये लाइट वाले चैप्टर का है। और लाइट के 2 वीडियो हम पहले ही रिलीज कर चुके हैं। तो जो स्टूडेंट नए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है उनसे कि आप पहले पूरा जाकर के दोनों वीडियो को देखिए,
और इस वीडियो को भी आप पूरा देखें तभी अच्छे से आपको समझ में आएगी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन आईज को। सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारे जो आंख है सर, वो नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल का मतलब होता है जहां पे लाइट और लाइट के बारे में, है ना, यानी कि लाइट और रे ऑफ लाइट के बारे में स्टडी हो, उसको ऑप्टिकल्स कहते हैं या ऑप्टिक्स कहते हैं। तो ये क्या है, नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिसेंबल एज ए कैमरा, मान लीजिए कि कैमरा के जैसा मेरा आंख बिहेव करता है। ठीक, तो सबसे पहले कि अगर हम लोग ह्यूमन आईज की बात कर रहे हैं तो यहां पे क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, तो दो चीज। सबसे पहले तो नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये। ठीक, दूसरा क्या है सर कि ये सेम एज कैमरा है ना, सेम एज कैमरा। ठीक, और हमारा जो आंख है सर वो कैसा होता है, तो मोटा माटी आप कह सकते हो कि ये अस्फेरिकल होता है ना, अस्फेरिकल होता है। अब देखिए ये है अपना आई, यहां पे इसको हम लोग कहते हैं आई बॉल। ठीक, यहां पीछे रेटिना होता है, ब्लाइंड स्पॉट ऑप्टिक्स नर्व होता है जो मैसेज करता है ब्रेन को, जो भी आप देखते हैं उसके ब्रेन को मैसेज करता है। लेंस है सर, एक्वस हमर है, पुपिल है, कॉर्निया है और आइरिस है, और उसके बाद क्या है, सीरियली मसल्स है। तो ये सब हमारे जो आई है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। अब हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे एक एक करके। सबसे पहले क्या है कि अगर हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो सबसे पहले पढ़ना है कॉर्निया को। कॉर्निया क्या कहते हैं, द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड कॉर्निया। आंख का जो देखो, आंख आपको ऐसे दिखता है ना सामने से, ये आपका सामने से आंख है, ये जो होता है ये एक मेम्ब्रेन टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ठीक, इसके बाद आता है आइरिस, या इसी को कहते हैं पुपिल। पुपिल क्या है, आइरिस इज ए डार्क कलर मस्कुलर डायफ्रेम। देखो यहां पे जो डार्क कलर का ऐसे करके होता है ना, उसी को आइरिस कहा जाता है। ठीक, जिसके मिडिल में एकदम अगर सेंटर पर बात करोगे तो वहां सेंटर पर क्या होगा, एक छोटा सा स्पॉट होता है इस तरीके का, देखो है ना, इस तरीके का एक स्पॉट होता है सेंटर पे एकदम। ठीक, अब आता है आई लेंस। यही जो स्पॉट है सर, यहीं पे इसी को हम लोग कहते हैं आई लेंस। ठीक, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, आई लेंस। और इसके पीछे वाले पार्ट को कहा जाता है रेटिना। अगर मान लेते हैं ये देखिए आपका आई लेंस है और इस तरीके का जो पार्ट है उसमें इसको हम लोग कहते हैं रेटिना। रेटिना वही जगह है जहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। रेटिना वो जगह है जहां क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक, चलिए अब इस पर आगे बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग को बात करना है कि क्या होता है सर फार पॉइंट और क्या होता है नियर पॉइंट। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग फार पॉइंट और नियर पॉइंट की बात करते हैं तो फार पॉइंट की बात करते हैं तो फार पॉइंट का मतलब है कि आंख की वैसी कैपेसिटी जिससे आप लॉन्गेस्ट डिस्टेंस देख सकते हैं, है ना, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस देख सकते हैं। तो किसी भी आई के लिए जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक, वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग आगे देख सकते हैं। नियर पॉइंट का मतलब है कि आंख के कम से कम कितने चीज को हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। तो ये जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ठीक, 25 सेंटीमीटर के आसपास होता है हमारा नियर पॉइंट, जबकि फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक, चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद अगला है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। देखो नॉर्मल में हम लोग क्या देखे हैं कि जो हाईएस्ट पॉइंट है, जिसको हम लोग हाईएस्ट पॉइंट कह सकते हैं सर, जिसको कहते हैं मैक्सिमम विजन, है ना, इसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम विजन
या इसी को कहते हैं फार पॉइंट। ठीक, तो जो फार पॉइंट होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी है। चलो आज तुम लोग को हमारे बैकग्राउंड में म्यूजिक भी सुनने को मिल रहा होगा, है ना। और ये हो गया फार पॉइंट। एक होता है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट कितना हम लिए थे, 25 सेंटीमीटर। तो फार पॉइंट और नियर पॉइंट ये दोनों हमारा विजन का एक क्या है, लिमिटेशन है। इस लिमिटेशंस में अगर किसी भी तरीके का एबनॉर्मेलिटी होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन या डिफेक्ट्स ऑफ आई। देखो क्या लिखेंगे, द एबनॉर्मेलिटी इन द नॉर्मल विजन ऑफ आई आर कॉल्ड डिफेक्ट्स ऑफ विजन या डिफेक्ट्स ऑफ आईज। इसको हम लोग दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। पहले को कहते हैं मायोपिया, दूसरे को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, है ना। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे मायोपिया को। मायोपिया को शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं, इसको हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष। मतलब इसमें क्या होगा कि दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा जबकि नजदीक का ऑब्जेक्ट आसानी से दिखता है। ठीक, तो अब आता है कि सर इसके काउज क्या होते हैं। काउज क्या होता है, या तो आपका आई बॉल क्या हो जाए, लंबा हो जाए। देखो ये आई बॉल है, ये लंबा हो जाएगा। ठीक, या आई लेंस जो है सर ये मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा या थिक हो जाएगा। ठीक, अब देखो होता क्या है, तो इसके लिए क्या होता है कि आई बॉल लंबा होने से या आई लेंस को छोटा मोटा हो जाने से क्या होता है, रेटिना के पहले ही रे कट जाती है ना, जिसके कारण उसका इमेज जो है वो रेटिना पे नहीं बन पाता है और जिसके कारण वो चीजें नहीं दिखती है। इसका इलाज कैसे करेंगे सर, तो इसको इलाज करेंगे हम लोग चश्मा लगा करके। ये देखिए हमारा क्या है, एक लेंस है। ये जो लेंस है ये क्या करता है, इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट लेंस। ठीक, इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट लेंस। ये जो डाइवर्जेंट लेंस होता है, ये जो डाइवर्जेंट लेंस है ये क्या करता है कि इसके फोकस को बढ़ा देता है। देखो डाइवर्जेंट लेंस का काम है कि वो इस तरीके का है, ये देखो नॉर्मल आने वाला लाइट है, इसको क्या करेगा, ऐसे करके फैला देगा। ठीक, और जब फैला देगा तो वो क्या करेगा, रेटिना तक पहुंच जाता है। मतलब वैसे व्यक्ति जो शॉर्ट साइटनेस के शिकार हैं उनको डाइवर्जेंट लेंस से, है ना, डाइवर्जेंट लेंस का चश्मा उनको लगा देने से यूज हो जाएगा, यानी उनका काम फिर से काम करने लगेगा। डाइवर्जेंट लेंस को हम लोग कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग दूसरा क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। इसको हम लोग कहते हैं दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या होगा कि नजदीक की चीजें नहीं दिखेगी जबकि दूर की चीजें साफ साफ दिखेगी, है ना। दूर की चीजें साफ साफ दिखेगी, नजदीक की चीजें साफ साफ नहीं दिखेगी। क्या होता है इसमें, सबसे पहले होता है कि ये जो आपका आई बॉल है ना, ये आई बॉल है, ये क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। या जो आई लेंस है वो क्या हो जाता है, थीन हो जाता है। ठीक, तो या तो आई बॉल स्मॉल हो जाएगा या आई लेंस थीन हो जाएगा। अब इसके कारण क्या होता है सर, इसके कारण क्या होता है कि जो रे को कटना चाहिए था रेटिना पर, वो रेटिना से बाहर कटता है ना, रेटिना से बाहर जाएगा। रेटिना से बाहर जाने से क्या होता है, उसका इमेज रेटिना पर नहीं बनता है। तो इसके इलाज के लिए चश्मा जो लगाना पड़ेगा वो कौन सा लगाना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस का, है ना। कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट लेंस। समझ गए, इसको कन्वर्जेंट लेंस भी बोलते हैं। तो दोनों देख लिए कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है और मायोपिया में क्या होता है। ठीक, यही हमारा आज का टॉपिक था। ये क्लास 8 का लाइट यहाँ पे खत्म हो जाता है।
अगला टॉपिक जो हम लोग लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए, उसका नाम है एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो टॉपिक पर आपको चाहिए उसके लिए कमेंट करें, है ना। मैं हूं अजीत कुमार। आज चूंकि